नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आदित्य शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने शहर शर्मा जी की पीसी पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था जो कि अक्षीय स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति या फिर टेन स्थिति थी। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। अगर आपने मेरा वो पार्ट नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर उस पार्ट को देखिए। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई थी इस डेरिवेशन को समझने के लिए। तो उस डेरिवेशन को समझने के लिए और इस डेरिवेशन को समझने के लिए, दोनों डेरिवेशन को समझने के लिए वो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट वीडियो को देखिए जाके, लास्ट पार्ट उसका। इस वीडियो में हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सेकंड पार्ट की, यानी निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति को हम क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति और बोलते हैं, तो इसे लिख देंगे अनुप्रस्थ स्थिति, और इसे टेन बी स्थिति भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग वहीं से होगी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है तो लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस के Q1 व प्लस के Q1 आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। तो अब एक ये A है, ये B है, ये माइनस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है। अब जिनके बीच की दूरी, बीच की दूरी 2L है, तो इनके बीच की दूरी क्या करते हैं? 2L लिख देते हैं। माना द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है, तो यहां पर हमने क्या करा? इस AB का मध्य बिंदु O मान लिया, ये रहा आपका O। तो देखिए अगर ये वाली दूरी 2L है और ये मध्य बिंदु है तो ये OA कितनी हो जाएगी आपकी? L, और OB कितनी हो जाएगी आपकी? L, क्योंकि O मध्य बिंदु है। जिससे R मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, हम बात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति की, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। तो देखिए निरक्षीय स्थिति क्या है? देखो अक्षीय स्थिति क्या होती है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो अक्ष पर स्थित हो। निरक्षीय जो निरक्ष में स्थित हो, निरक्ष ऊपर की ओर होता है और अक्ष इसके अक्ष पर होता है। अक्षीय स्थिति अक्ष पर पॉइंट ले जाते हैं यहाँ पे P, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं निरक्ष की, तो निरक्ष पर पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या, R मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई P पॉइंट ले लिया। इसी P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है। इसी पॉइंट पर हमें E फाइंड करना है, तो जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, अब गणना करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए जितने आवेश होते हैं उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पर हमारे पास कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं, तो 2 ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगी P पॉइंट पर। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एक Q आवेश रखा है और इससे हम R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P मान लें, इससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, तो इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यानी Q तो वो आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र है, और R वो दूरी आवेश से पॉइंट तक की दूरी। आवेश से पॉइंट तक की दूरी, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अब बात करते हैं आवेश से। अब देखिए मैंने एक बात और बताई थी, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो कहां होती है? माइनस क्यू के कारण आवेश की ओर, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर। अगर ये आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियोस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को खोल के देखिए। सबसे
सेकंड पार्ट आपका इसी पर आधारित है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं माइनस क्यू आवेश के कारण इस पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। तो उसकी डायरेक्शन मान लीजिए, इसके कारण मान लीजिए E1 है इस क्षेत्र की तीव्रता, और इस वाले के कारण E2 है क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर मैं E1 की डायरेक्शन पूछूंगा तो आप कहेंगे सर E1 जो आपका है वो माइनस के कारण है, तो माइनस के कारण जो आवेश की माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो आवेश की ओर ही होती है। तो मैंने आवेश की ओर इसकी डायरेक्शन कर दी। अब प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण हम क्या करेंगे, ये प्लस क्यू के कारण यहां पर, तो प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, प्लस के कारण आवेश की, प्लस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होती है, बाहर की ओर। तो दिशा जो हो जाएगी वो बाहर की ओर हो जाएगी, ये बाहर की ओर हो गई दिशा। तो ये जो डायरेक्शन हो गई वो किसकी हो गई, E2 की। अब इसकी जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यानी दोनों की कुल तीव्रता, वो निकलेगी E। वो क्या निकलेगी, E। तो अब देखिए, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा मानता हूं तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, ये वाला भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब देखो ये कैसे होगा, इसके बारे में यहाँ डिटेल में बात करते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका E था। अब ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन एक दूसरे से समांतर है, और ये जो है ये तिरछी लाइन है, तिरक रेखा जिसे हम कहते हैं। तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये दोनों, जैसे ये वाली ऐसे करके लाइन खींच दिया जाए तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ऐसे ये वाला एंगल इक्वल हुआ है। सिंपल सी बात है, ये दो ऐसे करके लाइन खींच दी गई, देखिए ये दो पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन दो पैरेलल लाइन है, और इस पर ऐसे तिरक रेखा जो खींच दी गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब सेम टू सेम क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ये यहाँ पर की लाइन खींच दी गई है। ये अगर तिरक रेखा खींचूं तो देखिए ये वाला पैरेलल लाइन, ये वाली पैरेलल लाइन, और ये तिरक रेखा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब देखिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, तो आपको दोनों एंगल थीटा मिल गए। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ये थीटा और ये भी थीटा होगा। एक बार और समझा दें, अगर नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा डिटेलिंग और कर देते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है जैसा कि इसमें बना हुआ है, ये ई गई है, और यहाँ से ये E1 है, और ये ये E2 है। तो देखिए अगर इसको लाइन को आगे बढ़ाऊं और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दीजिए, चलिए ये वाली लाइन ऐसे करके आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये पैरेलल लाइन, तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ये एकांतर कोण के कारण ये वाला एंगल भी यही होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये तिरक रेखा है, ये पैरेलल लाइन है, ये तिरक रेखा है। तो ये वाली एंगल इक्वल, ये वाली एंगल इक्वल, तो ये वाली और ये वाली एंगल भी इक्वल होंगी। तो इस प्रकार हमें ये दोनों कोण थीटा मिल गए। तो अब बात करते हैं दूसरे चित्र की, और दूसरे चित्र से ही डेरिवेशन स्टार्ट होगा। लेकिन दूसरे चित्र से पहले मैं इस पर E1 और E2 की बात कर लेते हैं। जैसे अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप क्या कहेंगे, सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण है E1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, और आवेश से उस पॉइंट की दूरी लिखेंगे, आवेश से उस पॉइंट की दूरी। तो देखिए आवेश से इस पॉइंट की ये वाली दूरी है, ये वाली, ऐसी आवेश से इस पॉइंट की ये वाली दूरी है, ये वाली। अब ये वाली दूरी कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, जरा गौर फरमाइए।
ये डिस्टेंस कितनी है L, ये डिस्टेंस कितनी है R, क्योंकि R मीटर O बिंदु से R मीटर की दूरी पर ही तो हमने P पॉइंट माना था। तो ये वाली डिस्टेंस R, ये वाली डिस्टेंस L। ये कौन है? राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा अंडर रूट के आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है R, आधार कितना है L। तो यहाँ से K का निकालेंगे तो अंडर रूट पे चला जाएगा, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा, या फिर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम डिस्टेंस ये निकल जाएगी, ये L ये R, तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या निकलेगी? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस की। बात हो गई तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूले में स्क्वायर आता है, फॉर्मूले में स्क्वायर आता है। अब बात करते हैं E2 की। अब E2 किसके कारण है? प्लस Q के कारण। तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कारण, इधर एक बात और लिख देना, P पॉइंट पर, है ना, P पॉइंट पर, P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही बात क्या कहेंगे? E2 है आवेश के कारण प्लस के कारण, तो और क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु की दूरी क्या है? सेम डिस्टेंस है, क्या है? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब बात करते हैं दूसरे चित्र की। देखो अभी एक और स्क्रीनशॉट लेने की कहूंगा मैं, पहले दूसरा चित्र बना दो। देखिए दूसरा चित्र कैसे बनाना है। अब बात करते हैं P पॉइंट की। P पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। इसके बीच एंगल कितना है? थीटा। इसके बीच एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब E1 और E2 को उसके घटकों में तोड़ देते हैं। घटक आप जानते हैं? अच्छा, घटक के बारे में एक्सप्लेन करो थोड़ा। घटक क्या होता है? जैसे ये थीटा एंगल है। आप दो बातें याद रखिए घटक के बारे में। देखिए आपने कुछ भी पढ़ा हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर ये मैं इसका थीटा को दबाता हूँ, थीटा को दबाता हूँ, जब थीटा को कम करता हूँ, दबाता हूँ या फिर कम करता हूँ, तो क्या लगाते हैं? कॉस लगाते हैं। जब थीटा को बढ़ाते हैं तो क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। ये लंबवत घटक और क्षैतिज घटक वाली बात है। अगर वो वाली बात आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप ये चीज़ें याद रखिए। सिंपल सी बात है, थीटा को कम करें तो कॉस लगाएं, जब थीटा को बढ़ाएं तो क्या लगाएं? साइन लगाएं। तो इधर लिख दीजिए थीटा को बढ़ाने पर क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं, और थीटा को घटाने पर क्या लगाते हैं? कॉस लगाते हैं। तो देखिए अब मैं थीटा को, अगर मैं E2 के घटक करता हूं तो एक घटक तो लंबवत जाएगा, एक घटक क्षैतिज जाएगा। अब ठीक हो, थीटा को तो मैं क्या कर रहा हूं? घटा रहा हूं, तो मैं इधर कर दूंगा E2 cos थीटा, और ये थीटा को बढ़ा रहा हूं तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा। सेम क्या कर रहे हैं? आप E1 का घटक निकाल रहे हैं, लंबवत और क्षैतिज। अब E2 को इधर, E1 को इधर लेके जाऊंगा, तो E1 को इधर लेके जाऊंगा तो थीटा दब रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। को दबाने पर या फिर कम करने पर क्या लगाते हैं? कॉस लगाते हैं। और जब थीटा को मैं बढ़ाऊंगा तो बढ़ाने पे क्या लगाते हैं? साइन, E1 sin थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो घटक आ रहे हैं वो ये दो घटक आ रहे हैं। अगर मैं इनके बीच में प्लस का साइन लगा दूं, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चीजें जुड़ जाती हैं। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो देखिए E1 का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम मान है। यानी E1 और E2 इक्वल है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ये वाली जो बात जो
मैंने आपको बताई कि सेम डायरेक्शन में तीव्रता जुड़ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में तीव्रता घट जाती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया है, इसीलिए मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस डेरिवेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट, वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाई है। इस वीडियो में मैंने इसलिए टाइम नहीं खराब करा क्योंकि मैं उस वीडियो में समझा चुका था, इसलिए उस वीडियो को आप जाके देखिए जिससे कि आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो तीव्रता एक दूसरे को काट देंगी, तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकली, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा के कारण, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट गए, क्योंकि समान थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल तो अब जैसे ये इसका मान 1 है तो इसका मान 1 है, तो इक्वल है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि E1 E2 की वैल्यू सेम है ना, और साइन थीटा दोनों में सेम है, और E1 E2 सेम है। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जो अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़ें होंगी ये कट जाएंगी, तो सेम, अब ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ गई, तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से डेरिवेशन मेन शुरू होता है। तो अब इसको रफ करते हैं। तो अब देखिए डायरेक्ट लिखना है आपको डेरिवेशन, क्योंकि अगर आप जितनी बातें मैंने आपको बताई उसको लिखने बैठेंगे तो डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा, और हमें पेपर में इतना लंबा डेरिवेशन नहीं लिखना है, हमें तो बस मेन मेन बातें लिखनी है डेरिवेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, अतः P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मैंने अभी आपको बताया था E1 E2 बराबर थे, तो मैं E1 cos थीटा और प्लस E2 को भी मैं E1 cos थीटा लिख दूंगा, और यहां से हो जाएगा 2E1 cos थीटा। पुट द वैल्यू, E1 क्या थी वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos थीटा। अब देखिए E2 बराबर 2 इंटू 1/, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आती है cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए थोड़ा अब इस चित्र की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इस चित्र को थोड़ा खोल के बनाते हैं। देखिए ये P पॉइंट है, ये आपका थीटा एंगल है, ये आपकी R है, ये आपका L है, ये आपका O है, ये आपका B है, ये आपका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट में है। तो अब देखिए मुझे निकालना है cos थीटा, तो थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब cos की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का से, अगर आपको नहीं है याद तो ये याद रखिए, लाल बटे कक्का हमने बचपन में बहुत सीखा है इससे। लाल ये साइन होता है, ये टेन होता है, और बीच वाला जो होता है वो कॉस होता है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है L, कर्ण कितना है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकली, अंडर रूट में वो L अपॉन अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब बात करते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। अब यहाँ पर इसकी पावर, जबकि कोई पावर नहीं होती तो पावर कितनी होती है, 1। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 तो मैं इधर ले आया हूँ, 2QL, भाई 2 को इसके साथ ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई 2 से इधर गुणा हो रहा है चाहे उधर गुणा हो जाए, एक ही बात है। अब L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी है, यहाँ पर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर है 1, और यहाँ पर L स्क्वायर पावर अंडर रूट में, अच्छा आप सब जानते होंगे अंडर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर जो है गुणा करते में घाते हैं जुड़ जाएंगी, तो 1 और आधी 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2। तो यहाँ से लिख दूंगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। तो आइए आगे बात करते हैं डेरिवेशन की। अब यहाँ से क्या होगा, वही बात
जो लास्ट एक्सप्रेशन बताई थी मैंने, एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर जैसे एल हमारा 1 पैसा है और आर हमारा 100 रुपये है, तो 100 रुपये में 1 पैसा जोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ना है, तो इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ दो, 1 पैसे को छोड़ दो। तो यहाँ से ई बराबर कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql को क्या लिख देते हैं, p। याद आया, p बराबर 2ql, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। तो यहाँ से एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर की पावर। अब देखिए थोड़ा इधर समझाता हूँ, आर स्क्वायर है आपके पास, कितना है आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर की पावर 2/3/2। पावर का गुणा होगा और 2 से 2 कट जाएगा, आर की पावर कितनी मिलेगी, आर की। ये आपका आ गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूले में थोड़ा अंतर बता देता हूं। जो अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला निकला था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यों निकला था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो निरक्षीय में ये होता है और अक्षीय में बस 2 आगे लग जाता है, तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों फॉर्मूला में, याद रखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थोड़ा सा आपको एक नोट्स के लिए बता दूं मैं आपको, टेलीग्राम पर SHARMA शर्मा जी की पीसी पाठशाला, इसको आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर। वहां पर आपको अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, अभी चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसकी नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस चैनल को टेलीग्राम पर जाकर शर्मा जी का अड्डा की पीसी पाठशाला को ज्वाइन कीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की पीडीएफ आपको मिल जाएगी उस पर। और इसी के साथ मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्वारंटाइन के सीजन में और विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मैं दृश्य शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।